हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा कल चर्चा कर रहे थे एसेट साइड की, और बेटा मैंने मेन हेड और सब हेड लिख दिए थे। आज बेटा चर्चा कर रही हैं उन मेन हेड और उन सब हेड में बेटा क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होती हैं। बाबू, अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो मैंने कल बहुत सारी बातें लिखी थी, यार लिखूंगा कुछ नहीं। FNDLO कुछ याद हो तो। बेटा फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। बेटा फिक्स्ड एसेट्स में भी चार बातें थी: टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स अंडर सॉरी कैपिटल WIP, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सुनना अब जरा सामने। बेटा 8 तक नोट नंबर बेटा लाइबिलिटी साइड पूरे हो चुके हैं। अब एसेट्स में नोट नंबर मैं लिख रहा हूँ। बेटा आपके पास लिखा होगा एसेट साइड, आपने सिर्फ नोट नंबर ऐड कर रहे हैं। टेंजिबल एसेट्स के आगे 9, इनटेंजिबल के आगे 10, कैपिटल WIP 11, इनटेंजिबल अंडर एसेट्स अंडर डेवलपमेंट 12, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 13, डेफर टैक्स एसेट कोर्स का पार्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 14, अदर नॉन करंट एसेट्स 15। बाबू नोट नंबर ऐड करो फटाफट से। पता लग गया ना, बस ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बाकी सब में नोट नंबर डाल दो। फिक्स्ड एसेट्स नहीं, टेंजिबल एसेट्स 9, इनटेंजिबल 10, कैपिटल WIP 11, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट 12, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 13, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 14, अदर नॉन करंट एसेट्स 15। चलो जी, अब मेरी तरफ देख रहे हैं सब। बाबू टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स कंपेयर करके कराऊंगा, और बहुत सारी बातें हैं। बाबू मेरी तरफ देख रहे हैं, लिखेगा भी कोई कुछ नहीं, बाद में देखेंगे लिखने वाला मुद्दा। टेंजिबल एसेट्स वर्सेस इनटेंजिबल एसेट्स। बेटा एक नोट नंबर 9 है, और बेटा दूसरा नोट नंबर 10 है, सब सामने देख रहे हैं। बाबू नोट नंबर 9 की बात करता हूँ, टेंजिबल एसेट्स की। बेटा वो एसेट्स जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, तो बच्चों वाली बातें 11th में भी पढ़ी है। जिनको टच किया जा सकता है और देखा जा सकता है वो क्या है बेटा? टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बैठते हैं बेटा? बाबू मैं कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट इसकी नहीं दे सकता, पर हाँ फिर भी बहुत सारी एसेट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। बेटा मैंने ना 6 टेंजिबल एसेट्स लिख दी, पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कोई ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी आ सकती है, और इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है, आपको भी पता है। टेंजिबल एसेट्स हर वो एसेट जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो टेंजिबल है। ठीक है ना, सिर्फ एक इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। अभी तक मैंने जितनी बातें बोली वो अपने आप में बेटा एग्जॉस्टिव लिस्ट है। ठीक है जी, इनटेंजिबल एसेट्स लिखूंगा, लेकिन बेटा आपसे जानना चाहता हूँ कोई नाम जो आपने सुना हो, हैंड रेस करो और बताओ। हाँ भाई बताओ। गुडविल, दूसरा कोई और? पेटेंट और क्या? मास? अभी करता हूँ बात। ट्रेडमार्क और बस। शेयर्स इंटेंजिबल एसेट। बहुत बढ़िया है। क्या चीज? सॉफ्टवेयर, वेरी गुड। और कुछ? चलो बाबू, जितना बताना था आपने बता दिया, सामने देखना। एक सेकंड आकाश भाई, पोस्ट कर दो भाई। लो बाबू, इनटेंजिबल एसेट्स बच्चों ने मुझे 3-4 बताई हैं। ठीक है ना, जो आपने बताई हैं वो सब लिख रहा हूं, इसके अलावा कुछ और बातें भी। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर,
माइनिंग राइट्स, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। लो बेटा, सब सामने देखेंगे और फटाफट से सब पे चर्चा करेंगे। वैसे एक बात बताओ, सब पे चर्चा कर रही है, एक आधी छोड़ दो जो पता हो आपको। कुछ पता है? क्या पता है? लास्ट की, बस लास्ट सेकंड, बाकी सब पता है। क्या बात है। चलो जी, आज व्यास बाबू का इम्तिहान हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं ये तो कर सकता हूँ आज एक हेडिंग कम कराऊं, पर मैं व्यास से जरूर जानना चाहता हूँ, व्यास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे एसेट्स है? अच्छा, ऐसे। भाई मैंने तो सुना था सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है 1 साल बाद, फिर रिन्यू कराना पड़ता है। शायद कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जिसका लाइसेंस अनलिमिटेड टाइम के लिए मिल जाता है। और जिसको तू एसेट बता रहा है ना, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो पायरेटेड नहीं खरीदता, 200 रुपए की 250 रुपए की एसेट बनाएगा तो उसको। चलो जी, मैं भाई अब सुन लो, चलो मैं चर्चा कर देता हूँ, स्पीडी करूंगा लेकिन चर्चा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप कुछ ना कभी किसी ना किसी के बारे में तो जानते हैं, सबके बारे में नहीं भी सही। आखिरी के 3 के बारे में तो डिटेल चर्चा, बाकी के बारे में हल्की हल्की बातें। बाबू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सर मैं उस यूजर के एंगल से तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उस कंपनी के एंगल से सोचो जिसने डेवलप करा एंड्रॉयड। अब उसके एंगल से सोचो। अब मुझे ये बताओ, एंड्रॉयड उसके लिए एसेट है कि नहीं? सर आज की तारीख में जितने मोबाइल फोन मार्केट में है, ठीक है ना, आईफोन को छोड़ दो, लगभग सब में एंड्रॉयड है। सर सारे के सारे डिवाइस पे करते हैं बेटा, सारी कंपनीज पे करती हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले, इवन बेटा विंडोज। ठीक है, अब सोचो ना बेटा, माइक्रोसॉफ्ट के एंगल से, जिसने विंडोज का इन्वेंशन किया, बाबू कितना पे करते होंगे बेटा उनको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, सब इंस्टॉल करके देते हैं आपको विंडो। बेटा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या एसेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, पर क्या बेटा सॉफ्टवेयर को टच किया जा सकता है? बेटा नहीं, ना किसी ने टच किया, ना कभी किसी ने देखा, तो बाबू इस वजह से ये एक इनटेंजिबल एसेट्स है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात? बाबू देन बात करते हैं माइनिंग राइट्स की। बाबू माइनिंग राइट्स गवर्नमेंट बेचती है, ठीक है ना बाबू, रिलेटेड टू वेरियस एसेट्स, लेकिन जनरली रिलेटेड विद कोल। बाबू गवर्नमेंट ने एक साइट आइडेंटिफाई करी, बहुत कोल है उसके ऊपर, गवर्नमेंट ने उस साइट की नीलामी कराई 5 साल 3 साल के लिए कि ये साइट हम नीलाम कर रहे हैं, ठीक है ना, खरीद दो जिसने खरीदना चाहता है, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको बेच देंगे। ठीक है ना, मैंने ऐसा सुना था और शायद एक्चुअलिटी भी है। मधुसूदन ने बेटा आज से 3 से 4 साल पहले बेटा माइनिंग राइट खरीदे थे कोल के, ठीक है ना, 60,000 करोड़ में, 60,000 करोड़ 3 साल के लिए माइनिंग राइट मिले थे। सरकार कहती है जितनी मर्जी लेबर लगाओ, जितने मर्जी ट्रक चला दो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, जितना कोल निकाल सकते हो निकाल लो, आपकी बस की बात है। 10,000 एम्प्लॉय लगाओ, 3,000 ट्रक लगाओ, जितना कोल निकाल सकते हो 3 साल के लिए साइट आपके निकाल लो। बाबू कोई चीज़ मुझे अगर 1 साल के लिए ही बेनिफिट दे तो वो तो बेटा एसपीएल का पार्ट है, पर बेटा अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट दे रही है तो वो मेरी एसेट है। अब माइनिंग राइट आपने खरीदे हैं, ये कोई टेंजिबल एसेट्स नहीं है बेटा, ये बेटा इनटेंजिबल एसेट है, टच किसी ने नहीं किया, देखा किसी ने नहीं। बात क्लियर? समझ में आई बात? पक्का से? बेटा लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग सबसे पॉपुलर अपने बेटा फूड ब्रांड्स में, ठीक है ना, मैकडी, डोमिनोज, केएफसी, किसी की बात कर लो। बाबू आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइज ली और बेटा 3 CR पे कर दी है, और बेटा आप देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये फ्रेंचाइजिंग या लाइसेंस हमें मिलते हैं बेटा, इन आ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलते हैं। कुछ कंपनी आपको अलाउ करती है लाइफ टाइम तक, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर देते आप, और कुछ कंपनी आपको परमिट करती हैं 10 ईयर, 20 ईयर, 5 ईयर। बाबू 1-1 करोड़ से फ्रेंचाइजी फीस स्टार्ट है छोटे छोटे ब्रांड की, और बेटा 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ तक जा रही है। अगर आप 1 करोड़ रुपए सम पे कर रहे हो फॉर 10 ईयर, तो बेटा आप क्या कर रहे हो बेटा, 10 लाख रुपए हर साल के पे कर रहे हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे 1 साल के लिए बेनिफिट देने वाली है कि मैं एसपीएल में दिखा दूँ, ये मुझे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट दे रही है, 10 साल के लिए बेनिफिट दे रही है। तो बेटा ये किसका पार्ट होना चाहिए? एसेट्स का, और बेटा इनटेंजिबल एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे।
क्योंकि लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग फी बाबू एक ऐसी एसेट है जिसको टच नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तीन बातें पूछना, कुछ पूछना है तो। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में डिफरेंस 11th क्लास की बात है वैसे तो। वो भी बिजनेस स्टडीज की, तुम पंगे तो ऐसे लेते हो, कभी कुछ पढ़ के नहीं आते। बेटा फ्रेंचाइजिंग इज रिलेटेड विद द सर्विसेज एंड लाइसेंसिंग इज रिलेटेड विद द गुड्स। लाइसेंसिंग हमेशा गुड्स से रिलेट करती है और फ्रेंचाइजिंग हमेशा सर्विसेज से। ठीक है ना? जितने फास्ट फूड ब्रांड है, रेस्टोरेंट सर्विसेज बेचते हैं, फ्रेंचाइज। कोका कोला। चलो जी बाबू, बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी बाबू, करते हैं बात गुडविल। बेटा पुरानी बात, सेकंड बुक अब चल रही है, फर्स्ट बुक में सेकंड चैप्टर, पूरी चर्चा गुडविल पे थी। एक हल्का सा एग्जांपल वही दे देता हूँ। 5 स्टार जनता, आप दुकान खरीदने जा रहे हो, कहता है दुकान की कीमत 5 करोड़, पर मैं तो आपसे 7 करोड़ रुपए चार्ज करूंगा। आपने पूछा 2 करोड़ किस बात के? उसने कहा भाई गुडविल है हमारी, नाम बचता है हमारा शहर में, ठीक है ना। जब कस्टमर अंदर एंट्री लेता है हमारे शॉप की, तो उसको ये मतलब नहीं है कि पैसे कौन काट रहा है उससे, कौन गिन रहा है उसके पैसे। उसको ये मतलब है कि दुकान 5 स्टार की है, जिससे सामान जा रहा है वो 5 स्टार की दुकान है। उसे कोई मतलब नहीं है बेटा कौन बैठा हुआ है गल्ले पे और कौन आपसे पैसे कलेक्ट कर रहा है। मानते हो ना बेटा बात? तो बाबू आपने इस वजह से 7 करोड़ रुपए खर्च दिए और उसकी दुकान खरीद ली। बेटा जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, 5 करोड़ रुपए रिकॉर्ड करोगे एज लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब टेंजिबल एसेट्स, लेकिन 2 करोड़ रिकॉर्ड करोगे गुडविल एज इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है जी? गुडविल मतलब समवंस रेप्यूटेशन। ठीक है ना? अच्छा, एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन जानते हो क्या होती हैं एसेट्स? एसेट्स की कोई डेफिनेशन बताना चाहता हो आप में से? एसेट्स बेटा वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्पफुल हैं या बिजनेस को प्रॉफिट कमाकर देने में हेल्पफुल हैं। गलत पंगा बाबू। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क शायद कभी ना कभी मुझसे सुना है। जनरली हम इसको प्यार से बोलते हैं आईपीआर। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है ना? कई बार पेपर में यही नाम आ जाता है आईपीआर डायरेक्टली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आकाश एक सेकंड पॉज करियो बाबू। प्यार से इन तीनों को हम बोलते हैं आईपीआर। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है ना? तीनों वर्ड आसपास हैं। ठीक है ना? और बेटा ढंग से समझना। ठीक है ना? हम तो टीचर्स की एक्सप्लेनेशन सुनते हैं और यहाँ पर बैठ के हंसते हैं 11th क्लास में कि टीचर कैसे कैसे बताते हैं कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। मुझे हंसी आती है बहुत। ठीक है ना? ना सर ना पैर बात का। खैर ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा पहले कॉपीराइट पे चर्चा करते हैं। बेटा कॉपीराइट इंडिया में किसी भी लिटरेरी वर्क के लिए लिया जाता है। जब आप चाहते हो कि मैंने कोई लिटरेरी वर्क कंप्लीट किया है और कोई और उसको कॉपी ना करे, अपने नाम से पब्लिश ना करे, तो आप बेटा उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराते हो। इट इज़ नोन एज कॉपीराइट। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा लिटरेरी वर्क के? सबसे पहले बेटा बुक की बात कर लो। मान लो बेटा मैंने आज एक किताब लिख दी बिजनेस स्टडीज़ पर, मैं चाहता हूँ कोई और वो कॉपी ना करे, तो बेटा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इसका कॉपीराइट दे दो, ताकि कल को कोई और ना हो ये अपना मैटर पब्लिश, सेम मैटर पब्लिश करे और अपना नाम छाप दे। बेटा मैंने सरकार से कॉपीराइट लिया, सरकार ने मुझसे ठीक ठाक सम चार्ज कर लिया, 4 लाख 5 लाख रुपए। बेटा ये जो 4-5 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए है ना कॉपीराइट लेने में, ये कुछ और नहीं, मेरी इंटेंजिबल एसेट्स है। अब बेटा कोई इसको जिंदगी भर कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है जी? और खाली ये बेटा बुक के केस में नहीं, आप खुद सोचो। आपको मतलब ये तो मैं तो कोई ऑथर ही नहीं हूँ, लेकिन आप खुद सोचो टीएस गरेवाल सर के एंगल से या डीके गोयल सर के एंगल से, सर ऑल ओवर इंडिया किताब यही चलती हैं दोनों अकाउंट्स में, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है ना? और खाली सीबीएसई बोर्ड नहीं, बहुत सारे वेरियस स्टेट्स बोर्ड में भी यही लगी हुई है। तो आप सोचो उनके लिए ऐसा टैके नहीं है, उनको कई करोड़ों रुपए कमा कर देती है ये चीज। ठीक है ना? उनका तो पूरा बिजनेस इस चीज के ऊपर टिका हुआ है।
तो कॉपीराइट एक एसेट है। ठीक है जी, चलो छोड़ो, अगर ये भी बात दिमाग में नहीं आ रही, बेटा लिटरेरी वर्क खाली बुक लिखना तो नहीं हो सकता ना बेटा। बहुत सारे लोग सॉन्ग्स लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं गाने के। बेटा जब वो गाने के लिरिक्स लिखते हैं, सबसे पहले बेटा उसको अपने नाम पर कॉपीराइट रजिस्टर्ड कराते हैं बेटा, म्यूजिशियन को भी नहीं दिखाते। क्योंकि आप ऐसी चीज़ें देखते होगे बेटा, वैसे भी हमारी ये बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत काली है। ठीक है ना, आपने गलती से एक मूवी लिख दी, कंटेंट राइटर हो आप, और बेटा डायरेक्टर को दिखा दी, तो बेटा ऐसा होगा अगले दिन मूवी की शूटिंग भी शुरू हो जाएगी और आपका नाम भी कहीं नहीं होगा। सीधी सी बात। तो बेटा लोग प्रेजेंट ही नहीं करते डायरेक्टर को, म्यूजिशियन को, बेटा ऐसी चीज़ें सबसे पहले अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराते हैं। अब आप सोचो ना, जिसने बाहुबली मूवी लिखी, 1000 करोड़ से ज़्यादा की कलेक्शन कर गई मूवी। सर अब बुक बुक वाली बातें ऐसी लग रही थी ना, छोटी छोटी, अब करो बात। सर क्या आपको भी एक ठीक सम मिला होगा, ठीक ठाक सम मिला होगा कि नहीं मिला होगा ऐसा कंटेंट लिखने पर? बाबू मानते हो ना ये बात कि बढ़िया पैसे मिलेंगे? सर आपके लिए एसेट है कि नहीं है? तो बेटा हर वो चीज़ जो मुझे पैसा कमा कर दे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, मेरे लिए तो बिल्कुल एसेट है, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आती है बात? पक्का से बढ़ाऊँ बात को आगे? कॉपीराइट समझ में आया? बेटा पेटेंट क्या चीज़ होता है? बेटा पेटेंट सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा इन द फील्ड ऑफ फार्मा, यानी कि मेडिसिन वाले सेक्टर में। और बेटा फॉर्मूला को रजिस्टर्ड अपने नाम पर कराना, ये पेटेंट होता है। मैं किसी फॉर्मूला को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लेता हूँ। बेटा एक कंपनी है जो रिसर्च कर रही है बेटा एक मेडिसिन के ऊपर जो कैंसर क्योर करेगी। बेटा कंपनी की 10 साल से रिसर्च चल रही है और हर साल 25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। बेटा 10 साल के बाद उसने कैंसर को क्योर करने की मेडिसिन बना ली, 250 करोड़ रुपए लग चुके हैं। और बेटा वो गवर्नमेंट से चाहती है कि गवर्नमेंट इस फॉर्मूला को, जिस फॉर्मूला के थ्रू मैंने ये मेडिसिन बनाई है, मेरे नाम पर रजिस्टर्ड कर दो। वरना बेटा क्योंकि आपको राइट टू इन्फॉर्म पूरा करना होता है सब कस्टमर का, आप बेटा सबके सॉल्ट पीछे लिख देते हो। मेडिसिन के पीछे सबके सॉल्ट लिखे होते हैं, क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में, तो कोई भी कॉपी कर लेगा इजली अगर आप ऐसे चिपकाओगे। और आपको चिपकाना पड़ता है क्योंकि कस्टमर को राइट टू इन्फॉर्म है, तो कस्टमर को आपको बताना पड़ता है कि प्रोडक्ट मैं कैसे बना रहा हूँ, कौन कौन से कंटेंट से बना रहा हूँ। तो बेटा आप लेकिन सरकार से चाहते हो कि ये कॉपी ना हो, क्योंकि मैंने 250 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं और मैं रिकवर करना चाहता हूँ। अगर बेटा सरकार इसको आपके नाम पर रजिस्टर्ड ना करे तो इंडिया में एक भी फार्मा कंपनी कभी कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करेगी। मानते हो ना? तो सरकार कहती है नहीं, हम आपके नाम पर रजिस्टर्ड कराएंगे, और वो भी 1 2 3 दिन के लिए नहीं, 17 साल के लिए। जनरली इंडिया में पेटेंट 17 साल के लिए मिलता है। 17 साल के लिए फॉर्मूला आपके नाम पर रजिस्टर्ड कर दिया गया कि 17 साल तक आप जितना कमाना चाहते हो उस मेडिसिन से कमाओ, कोई और ये फॉर्मूला यूज करके नहीं बनाएगा मेडिसिन। और इसके बदले में गवर्नमेंट ने आपसे बहुत ह्यूज सम चार्ज करती है, 10 करोड़ रुपए चार्ज करे 10 करोड़ चार्ज करे, 250 करोड़ आपने वो खर्चे, 260 करोड़ के आप पेटेंट के नाम से एसेट रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे। 260 करोड़ पर बेटा 17 साल हैं, और मेडिसिन में बेटा 260 करोड़ कुछ नहीं होते। सर उस कंपनी के एंगल से भी सोचो जिसने वैक्सीनेशन बनाई बेटा कोविड के दौरान, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। सर उस कंपनी के एंगल से तो सोचो। ठीक है उसने रिसर्च करी, नो डाउट, कितने रुपए खर्च कर दिए, 20 50 100 करोड़, सर रजिस्टर्ड हो गई उसके नाम पर। अब देखो मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड को ऐसा देश नहीं बचा जिस देश में बेटा कोविशील्ड और कोवैक्सीन गई नहीं। तो कमाया नहीं आपने। मेडिसिन में क्या होते हैं 50 100 करोड़, कुछ भी नहीं होते, ये तो ऐसे ही हो जाते हैं कवर 5 7 महीनों में। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? पेटेंट क्या चीज होती है? फॉर्मूला अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर आपको लगता है बेटा कि फॉर्मूला की कोई वैल्यू नहीं है या रजिस्टर्ड कराने की कोई जरूरत नहीं है, सर आज तक थम्सअप जैसा टेस्ट कोई और ला पाया? ठीक है ला पाया कोई? लिम्का जैसी बात भाई बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं सॉफ्ट ड्रिंक, ऐसी बात नहीं है। कैच ने बनानी शुरू करी, कैच आज भी निकालता है, ठीक है ना, वही वाइट कलर है, लिम्का जैसा टेस्ट वही है, आ नहीं पाया सर, किसी से भी नहीं आ पाया ना, बतेरे कोशिश करके थक गए। सर फॉर्मूला की तो बहुत वैल्यू है, और गलती से आपके नाम पर रजिस्टर्ड ना हो तो कोई भी चुरा लेगा, फिर तो बात ही क्या रह गई। समझ आ रही है बात कि फॉर्मूला भी बेटा एसेट हो सकते हैं हमारे लिए।
मानते हो बेटा ये बात? पक्का से? बढ़ जाएं आगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले ट्रेडमार्क की चर्चा कर ले फिर बात करेंगे। बेटा ट्रेडमार्क क्या होता है? बाबू देखो, सबसे पहले ना पहले ब्रांड का मतलब समझो, फिर ट्रेडमार्क का मतलब समझ में आता है। मैं आपसे पूछता हूँ ब्रांड क्या होता है? तो बेटा ब्रांड क्या हो सकता है? कोई भी नाम, कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी सिग्नेचर या इनका कॉम्बिनेशन। ब्रांड क्या हो सकता है? कोई भी नाम, कोई भी सिंबल, कोई भी लोगो, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी फोटोग्राफ या इनका कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन। बेटा अगर मैं बात करूं पार्ले जी, फोटोग्राफ प्लस नेम। अगर मैं बात करूं बेटा MDH, फोटोग्राफ प्लस नेम। अगर मैं बात करूं ऑडी, बेटा नाम प्लस लोगो। सर मारुति सुजुकी नाम है, लोगो है, वो एक स्पेशल तरीके से बेटा अगर आप स्टीयरिंग देखते हो S बनाते हैं, ठीक है ना। Hyundai स्पेशल तरीके से H बनाते हैं स्टीयरिंग, अगर आप ढंग से देखते हो। तो सर नाम प्लस लोगो, जनरली बेटा कंपनी नाम और लोगो का इस्तेमाल करती हैं, ये ब्रांड होता है। पर बेटा अगर ब्रांड को आप रजिस्टर्ड करा लो अपने नाम पर तो बेटा वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ठीक है जी, जब ब्रांड आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाए तो ट्रेडमार्क बन जाता है। सक्सेस मंत्रा, मैंने भी कभी नींव रखी थी इस ब्रांड नेम में, पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सक्सेस मंत्रा नाम, लोगो भी है एक, ठीक है। सर जिस दिन मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हुआ उस दिन से मेरी एसेट बन गई ट्रेडमार्क, अब कोई चुरा नहीं सकता बेटा, ठीक है जी। चुरा लेगा तो बेटा कहीं ना कहीं मैं क्लेम कर लूंगा उससे ठीक ठाक सम, ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, जब आप लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग लेते हो ना किसी भी कंपनी से, बर्गर किंग, KFC, जिसका मर्जी नाम ले लो, तो वो आपको साइमल्टेनियसली 3 चीज़ें यूज़ करने की परमिशन देती है कि मेरा ट्रेडमार्क तो यूज़ कर सकता है, वरना आप खुद सोचो उसकी क्या मजाल कि बेटा अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा के बैठ जाए बर्गर किंग, उसी का नाम यूज़ कर रहा है, उसी का लोगो यूज़ कर रहा है, सब कुछ उसी का यूज़ कर रहा है, उसका ट्रेडमार्क यूज़ करना शुरू करा, सर पेटेंट उसका यूज़ करना शुरू करा, वो आपके साथ सारे फॉर्मूलाज शेयर करता है कि मैं प्रोडक्ट कैसे बनाता हूँ, पूरी रेसिपीज, कॉपीराइट, मतलब कॉपीराइट भी, पेटेंट भी और ट्रेडमार्क, तीनों चीज़ें उसकी यूज़ कर रहे हो, उसकी रेसिपीज हैं उसने शेयर करी हुई हैं, वैसे ही देख के बना रहे हो। सर कई चीज़ें उसने अपने नाम पर रजिस्टर्ड कराई हुई हैं, वो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो सर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में बेसिकली बेटा आपको लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर की 3 चीज़ें यूज़ करने की परमिशन मिलती है, उसी बात के पैसे हैं, ठीक है जी। सहारनपुर डोमिनोज, इसकी क्या मजाल, डोमिनोज का बोर्ड लगाकर बैठ जाए, इतने बड़े ब्रांड का नाम यूज कर ले, सर इसी बात के तो पैसे हैं कि आप उसका ट्रेडमार्क यूज करोगे, उसके ही फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्ट बनाओगे, उसी की रेसिपीज कॉपी करोगे, देखोगे, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब उसी का लगा पड़ा है। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? सर अब बताओ इंटेंजिबल एसेट्स क्या बताना है? और कुछ नहीं बताना तो रुक नहीं रहे बेटा, रुकने का टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। कुछ बताना होगा तो पूछ लेना। बाबू कैपिटल WIP वर्किंग नोट नंबर 11 और बेटा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट नोट नंबर 12। लो जी सुनते चलो। बाबू क्या होता है कैपिटल WIP? अच्छा एक बात, WIP वर्ड आ चुका है, कहाँ पर आया था? अभी बिजनेस स्टडीज में आया था कुछ दिन पहले, ठीक है जी। बाबू क्या मतलब होता है इसका? वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मेरी तरफ देखना, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना बेटा, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। आकाश एक सेकंड पॉज करियो मैडम, आप ना गुस्से, चलो बाबू यहाँ जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, आराम से समझने की कोशिश करना क्या मतलब है। बाबू आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, आपने बेटा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ठीक है जी। आपने बेटा एक आर्किटेक्ट को बुलाया और उससे सर्टेन कराया कि रजिस्टर्ड ऑफिस कितने दिन में तैयार हो जाएगा और लगभग अंदाजा क्या कॉस्ट लगनी चाहिए। तो बेटा अंदाजा आया कि बेटा ये कॉस्ट खर्च होएगी 1000 करोड़ रुपए और बेटा 5 साल का समय लगेगा। आपने कहा ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। बेटा आज फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है, 31 मार्च मान लो 23 है, पहला साल खत्म हो गया। बाबू 300 करोड़ रुपए लगे हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस अभी बना नहीं है। बेटा आपने
एसेट दिखाई, क्या आप इसको टेंजिबल एसेट लैंड एंड बिल्डिंग दिखा सकते हो? नहीं बेटा, इट इज नॉट अ कंप्लीटेड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखोगे आप लिखोगे उसको कैपिटल WIP में, मतलब अभी वर्क इन प्रोग्रेस है बट इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। आपने दिखाया लैंड एंड बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट 300 करोड़। बाबू 31 मार्च 24 बीत गई, आज 200 करोड़ और खर्च हो गए, 500 करोड़ खर्च हो चुके हैं, बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई। आपने दिखाया लैंड एंड बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट 500 करोड़। तीसरा साल बीत गया बेटा, 150 करोड़ और खर्च हो गए, 650 करोड़। बेटा आपने दिखाया लैंड एंड बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट 650 करोड़। चौथा साल फिर खत्म हो गया, 200 करोड़ और लग गए, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट 850 करोड़। पाँचवें साल बनकर तैयार हो गई, अब यहाँ से हट जाएगी, कहाँ चली जाएगी? टेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 1000 करोड़। समझ में आई बात? क्लियर है बात? ठीक है, जो चीज मैंने कैपिटल WIP में बताई वही चीज इनटेंजिबल एसेट्स में, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में है। कहने का मतलब है वही बात, कैंसर को क्योर करने की मेडिसिन बना रही है कंपनी, बनी किसी से नहीं आज तक, बनी तो किसी से नहीं, जब तक बनी नहीं तो रजिस्टर्ड कैसे होगी आपके नाम पर? नहीं हो रही रिसर्च पे, लेकिन पैसा खर्चा जा रहा है। मान लो एक कंपनी है मैनकाइंड, सबने नाम सुना है, बहुत अच्छी कंपनी है फार्मा में। बाबू 5 साल से कैंसर को क्योर करने की मेडिसिन बनाने की रिसर्च में लगी हुई है, पर बनी नहीं, और बेटा 125 करोड़ खर्च हो चुके हैं। तो आज आप कहाँ दिखा रहे होंगे उस 125 करोड़ को? बेटा इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में नाम लिखा जा रहा होगा रिसर्च, और ब्रैकेट में होगा पेटेंट, कि मैं रिसर्च पे 125 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूं पर अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है जी बाबू, अगर मान लो 7-8 साल के बाद ये बन जाए फिर, और मान लो 250 करोड़ रुपए लग चुके हैं, तो बेटा यहां से हट जाएगी, कहां पहुंच जाएगी? इनटेंजिबल एसेट्स पेटेंट के सामने लिखा जाएगा 250 करोड़। क्या मैं क्लियर उस बात को लेकर? 12 बातें हो गई, मतलब 4 अभी हो गई, 8 पहले हुई भी है। ठीक है जी, कल आपने सुनाना है, मैंने आपको कहा था जिस दिन नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा उसके बाद सुनेंगे, तो बेटा कल करंट लाइबिलिटी वाला पोर्शन और ये पोर्शन सब सुनाना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े बात को आगे। चलो जी बाबू 13th की बात कर रहा हूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 13th वन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब एक बात साथ साथ बोल देता हूं बाबू, करंट एसेट्स में जो शॉर्टकट था वो है CITCSO, CITCSO। जो पहला C है बेटा वो है करंट इन्वेस्टमेंट। तो बेटा साथ साथ करंट इन्वेस्टमेंट पे भी चर्चा कर लेता हूं, ठीक है ना, मुझे इजी पड़ेगा। करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 16 होगा, साथ साथ 16 भी खत्म हो जाएगा। सुन लेना, पहले सुन लो, लिखते रहना यार, क्यों घबरा रहे हो इतना, एक बात ही तो है, बस ये लिखने के लिए सब रुक जाओ। बाबू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बेटा बिल्कुल वही फर्क होता है जो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में होता है। क्या होती हैं करंट एसेट्स? which is expected to be realized within 12 months or which is expected to be realized within operating cycle is current assets and all other assets are non current assets। तो बेटा वही डेफिनेशन यहाँ लगाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएंगी या ऑपरेटिंग साइकिल में रियलाइज हो जाएंगी वो तो है करंट इन्वेस्टमेंट, एंड ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा कानून को नहीं पता, आपने जब इन्वेस्टमेंट करी आपने करंट पर्पस से करी या नॉन करंट, आपको पता है। यानी कि मैं अगर बात करूं ना, इन दोनों के सारे एग्जाम्पल सेम है, सारे, बस एक को छोड़कर। लेकिन बेटा कानून को नहीं पता होता। एक बात बताओ, मैंने इन्वेस्टमेंट करी इक्विटी शेयर में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, रिलायंस के शेयर खरीद कर बैठ गया। सर ये तो मैं जानता हूं ना मैं 12 महीने में बेचूंगा या नहीं, कानून नहीं जानता। अगर मैं 12 महीने बेचूंगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा करंट इन्वेस्टमेंट, और अगर बेटा मैंने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खरीदे, 4-5 साल के लिए खरीदे हैं, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल इज सेम। ठीक है, अब मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, चाहे बात करूं प्रेफरेंस शेयर, चाहे बात करूं डिबेंचर, चाहे बेटा बात करूं बॉन्ड्स, चाहे बेटा बात करूं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चाहे बेटा बात करूं म्यूचुअल फंड, सब के सब एग्जाम्पल दोनों के हैं। बस मैं जानता हूं करंट पर्पस के लिए किया है, नॉन करंट। समझ में आ रही है बात? 12 महीने के लिए किया तो करंट इन्वेस्टमेंट दिखाना,
उससे ज़्यादा के लिए किया तो नॉन करंट। एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक और भूलना नहीं, वो सिर्फ नॉन करंट का ही होता है। इन्वेस्टमेंट इन, कुछ बोल रही है? इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। सर आप कोई कंपनी हो, आपने बेटा पार्टनरशिप करी किसी के साथ, बेटा 25% आपका शेयर है, 75% किसी और का, पार्टनरशिप फर्म बनाकर धंधा शुरू कर दिया। सर जनरली पार्टनरशिप फर्म से निकलना इतना आसान नहीं होता, तो बेटा ये हमेशा ही क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसको करंट इन्वेस्टमेंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। सर आसान होता है, इतना आसान होता है। मैंने इक्विटी शेयर खरीदे हुए रिलायंस के, मुझे पैसे की जरूरत है, 1 सेकंड में बेच दूं। सर कितना आसान है निकलना इक्विटी शेयर में से, कंपनी में से, पार्टनरशिप से निकलना इतना आसान है। मैंने अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करी थी 2014 में, आज तक नहीं निकल पाया, नहीं निकलना चाहता भी नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, पर आसान नहीं होता, किसी के लिए भी आसान नहीं होता पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना। ठीक है जी, निभाने वाले तो निभा ही लेते हैं, जिंदगी भर भी निभा लेते हैं, ठीक है। बाकी जिनसे नहीं निभ रही वो 2 दिन भी नहीं निपती। सर ओके है क्या बात, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात? चलो, वैसे हमारी दोस्ती को 25 साल पूरे हो गए, अगले साल मतलब अप्रैल में 24 साल, 24.5 साल की दोस्ती हो रही है। चलो जी बेटा, है कौन, लग जाएगा पता, मिलवा देंगे किसी दिन तुम्हें। हाँ अंकल नहीं यार, छोटे हमें तो, मुझे भी बाहर अंकल कहता होगा यार। चलो जी, जानता तो, चलो अच्छी बात है। बाबू सामने देखना, मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे चर्चा कर दी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कोर्स में नहीं है। उसके बाद है बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये है बेटा नोट नंबर 14। अच्छा एक बात बताओ, सेट CSO, जब करंट एसेट्स में CITCSO सेकेंड लास्ट आइटम आएगी, तो बेटा उसका नाम है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा अब मैं फिर वही बात बोलता था हूँ, जो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स के बीच का डिफरेंस है, वही डिफरेंस है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। यहाँ काम की बात है, मैं फंसाना चाहूँगा, जिसको आप कहोगे मैं टीचर को भी फंसा दूंगा, पक्का बता रहा हूँ, इसलिए सामने देख लेना, ठीक है ना। और आप फंसा दोगे, मैं आपको ऐसी चीज़ दे के जाऊँगा, भूलोगे नहीं कभी, और टीचर बच जाता है इसमें। अब सामने देख लेना ढंग से बाबू, अगर कंपनी लोन ले तो बेटा या तो वो रिकॉर्ड करती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया हो, याद करो डिबेंचर, बॉन्ड, लोन फ्रॉम बैंक और लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, यही लिखते थे ना। और अगर बेटा कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वही बेटा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, कुछ याद आ रहा हो? ठीक है जी, यही पढ़ते थे ना, ऐसा कुछ पढ़ा है ना। सर ये तो लोन लेने वाली बात हो गई, अगर बेटा हम किसी को लोन दें तो सर हमारे लिए तो एसेट है ना, वो पैसा वापस आएगा। सर अगर कंपनी ने पैसा दिया है किसी को लोन पर, तो वो तो मेरे लिए एसेट है ना, वापस आएगा ना। तो बेटा या तो वो होगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। काम की बात, अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस आ जाए तो बेटा क्या है वो? सर जानता तो मैं हूँ, कानून नहीं जानता कि मैंने कितने टाइम के लिए लोन दिया। 12 महीने के अंदर अंदर रिकवरेबल है तो बेटा शॉर्ट टर्म, और 12 महीने के बाद है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, करंट एसेट की डेफिनेशन बताना एक बार मुझे फटाफट से। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल इज। रियलाइज का मतलब समझते हो क्या होता है? बस ठीक है, अभी मुझे जानना नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे बात। ठीक है जी, चलो आओ सामने देखो। सर इसके ना मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, और बहुत काम की बात है दोनों में। सबसे पहली बात कैपिटल एडवांसेस, और दूसरी बात सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। बाबू कैपिटल एडवांसेस क्या चीज होती हैं? मान लो बेटा मैंने ना एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 March 2022 को,
ठीक है, एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका बयाना दे दिया, बयाना मतलब डाउन पेमेंट, ठीक है, देसी भाषा बयाना, ठीक है। मान लो प्रॉपर्टी की कीमत है 40 लाख रुपए, तो हमने 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी और तय हुआ 6 महीने के बाद रेस्ट 30 लैक्स देंगे और रजिस्ट्री अपने नाम पर ले लेंगे 6 महीने के बाद। आज 31 मार्च है, मैंने ये एडवांस दिया हुआ है बेटा, और अगले 5 महीने के बाद रजिस्ट्री होनी है मेरे नाम पर, ठीक है जी। क्या है ये? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एडवांस वर्ड आता है एडवांस, या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। सर अब आप अभी तो दिमाग यही कह रहा होगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, में इसलिए बोलता हूँ टीचर फंस जाता है इसमें, बच्चा तो क्या कोई भी फंसा लो। सर क्योंकि दिमाग में आता है अरे ये तो 5 महीने के बाद हो जाना है काम। सर पहले ना डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन बोलती है वो लोन्स एंड एडवांसेस जो रिकवरेबल हैं विद इन 12 मंथ। सर करंट एसेट की डेफिनेशन क्या बोल रहे थे अभी? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी, वही फर्क है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, वो एडवांसेस क्या है बेटा बाबू? शॉर्ट टर्म है। अब बात सुनना बेटा, ये रियलाइज नहीं होंगे, रियलाइज होने का मतलब होता है बेटा कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। क्या ये 5 महीने के बाद मेरे पास कैश आएगा? ये 5 महीने के बाद मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी, कैश नहीं आएगा। तो ये कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नहीं है। डेफिनेशन क्या है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ। रियलाइज होने का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट हो जाना। बेटा ये एडवांस कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे 5 महीने के बाद, इसके बदले में प्रॉपर्टी मिलेगी। तो बेटा ये क्या है मेरा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। All those advances which are expected to be realized within 12 month or within operating cycle are short term loans and advances, and rest all the loans and advances are long term loans and advances। क्योंकि 12 महीने में कैश नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी आ रही है, तो बेटा ये क्या बनेगा? कैपिटल एडवांस, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। समझ आई बात? क्लियर है बात? बेटा सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ये क्या चीज होती है बाबू? कई बार आप एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगवाते हो या बेटा टेलीफोन पीएनटी लेते हो, तो आपको बेटा सिक्योरिटी के तौर पर एक अमाउंट देनी पड़ती है। मैंने जब ये मीटर यहाँ पर लगवाया तो मैंने 9,000 रुपीज़ दिए, जिसमें से 3 से 4,000 रुपये की सिक्योरिटी अमाउंट है। जिस दिन बेटा मीटर उतरेगा तो बेटा मुझे वो 3 से 4,000 रुपये रिफंड मिलेंगे, पर मुझे तो नहीं पता कब उतरेगा बाबू। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बेटा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो कहाँ दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी, समझ में आती है बात? को एक लास्ट बात बचती है आज की, ठीक है ना? अदर नॉन करंट एसेट्स, नोट नंबर 15। अदर नॉन करंट एसेट्स, नोट नंबर 15। और बेटा इसके बाद नॉन करंट एसेट्स स्वाहा। कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, ठीक है ना? लेकिन ये खत्म हो गई। 2 एग्जाम्पल हैं, और बेटा देखा जाए दोनों में से एक भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बस ठीक ठीक है बाबू। अब और क्या बच गया नॉन करंट एसेट्स में? दुनिया जान की तो चर्चा कर ली, बचता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, डेटर कहाँ आएंगे? सर आप पढ़कर आते हो, क्रेडिटर कहाँ दिखाते हो? क्रेडिटर नॉन करंट लाइबिलिटी, अंश नॉन करंट। अच्छा इसने बोला नॉन करंट है ना बाबू। ट्रेड क्रेडिटर सर करंट लाइबिलिटी है जिसको 12 महीने में पे कर रहा हूँ। सर कौन सा सप्लायर आपको उधार दे देता है सालों का? मैंने तो नहीं देखा आज तक कोई सप्लायर, ज़बरदस्ती की बात है। करंट लाइबिलिटी और ट्रेड पेबल में दिखाते हो। ऐसे ही बेटा डेटर हम कहाँ दिखाएंगे? करंट एसेट्स CIT, जो T है ट्रेड रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल में आएंगे डेटर और BR, जैसे वहाँ ट्रेड पेबल में आते थे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। ठीक है जी।
पर बेटा कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को उधार देते हैं और ऐसा उधार देते हैं कि तू कोई नहीं, 1 सवा साल में दे दियो पैसे। कभी सुना है ऐसा? एक इंडस्ट्री है जिसमें ऐसा उधार पॉपुलर होता है, ठीक है, सुना है? चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि और कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, पर बेटा एग्जाम्पल यही है, सुनना। कई बार बेटा ऐसा होता है, अब सहारनपुर एक मंडी ऐसी है बेटा जो हौजरी गुड्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आपने बेटा नई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, जीन्स बनानी शुरू करी, ठीक है, या बेटा पुल ओवर्स बनाने शुरू करे। अब बेटा पहले से ही मार्केट में इतना कंपटीशन और इतने सारे ब्रांड मार्केट में है, आपने क्या करा, आपने एक पर्सन को कहा ठीक है तो ये मेरे इनर बेच दे, ठीक है, और हजारों ब्रांड और भी बेच रहे हैं, ठीक है ना। वो पर्सन कहता है मेरे को क्या जरूरत पड़ी, मैं तो पहले से 10 ब्रांड के बेच रहा हूँ, 11वां ब्रांड और रख लूँ दुकान पे और से दर्दी ले लूँ, मैं नहीं रख रहा और इतना मनी ब्लॉक कर लूँ। आपने कहा ठीक है मनी तेरी ब्लॉक नहीं हो रही, ये तो रख और एक सीजन के बाद पैसे देती हो, यानी कि एक सर्दियाँ में दे रहे हो, कह रहे हो अगली सर्दियों में दे दियो पैसे बेच बूझ के। सर आपने शायद ऐसा एग्जाम्पल ना सुने हो, पर आपको पता है एक सीजन के लिए भी उधार मिलते हैं और कई लोग दे देते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो सर अगर ऐसा है और आपने खुद ही ऐसा उधार दिया है साल से भी ज़्यादा का बेटा, तो फिर तो करंट एसेट्स नहीं हो सकती ना, ये तो अमाउंट रियलाइज नहीं हो रहा ना 12 महीने में, खुद ही पता है आपको। तो बेटा ये फिर बनेगा क्या? सर ऐसे केसेस में ये नॉन करंट एसेट है और कहीं और दिखाने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है बेटा, कहाँ दिखाओ, अदर नॉन करंट एसेट्स। यानी कि बेटा पहला एग्जाम्पल तो है ट्रेड रिसीवेबल which is expected to realize after 12 month। समझ में आई बात? ठीक है जी, एक और बात बचती है बेटा, शेयर इशू एक्सपेंसेस या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस। जस्ट लाइक शेयर इशू एक्सपेंसेस। लो जी आखिरी बात सुनो और ख़त्म करो बेटा। अनअमोर्टाइज्ड पता है ये मतलब सुना है कभी इसका? अरे यार क्या बात कर रहे हो बेटा। अनअमोर्टाइज का मतलब कुछ और नहीं, और कायदे से मेरी एसेट भी नहीं होती बेटा। अनअमोर्टाइज का मतलब होता है वो खर्चे जो अभी तक बेटा मैंने P&L अकाउंट में नहीं दिखाए, बस वो बात, उन्हें बोलते हैं अनअमोर्टाइज खर्चे। ये खर्चे हैं, ये एसेट नहीं है कायदे से, पर मजबूरी में एसेट बनाना पड़ रहा है। क्या मतलब है सुनना बेटा। एग्जांपल दिया मैंने शेयर इशू एक्सपेंसेस। मेरी कंपनी आज प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है 1 करोड़ रुपए के, और बेटा 1 करोड़ रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू करने में मेरा 8 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है जी। कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराएगी, ब्रोकर को कहेगी तू शेयर बेच, उसको ब्रोकरेज देगी, टीवी न्यूज़पेपर ऐड करेगी, लोगों को बताएगी मेरे शेयर आ रहे हैं। तो 8 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए 1 करोड़ रुपए लेने में प्रेफरेंस शेयर से। बेटा ये प्रेफरेंस शेयर आपने 10 साल के लिए इशू करें। बेटा अगर आप एक ही साल में ये 8 लाख रुपए का खर्चा डाल दोगे ना SPL में, तो SPL के ऊपर बेफालतू के खर्चों का बर्डन है 8 लाख रुपए का। और ऐसा भी हो सकता है आपके प्रॉफिट की जगह लॉसेस आ जाए, सीधा 8 लाख का खर्चा डले। आप कभी नहीं चाहते उसको एकदम दिखाना, आप लॉ से रिक्वेस्ट करते हो क्योंकि ये शेयर मुझे 10 साल के लिए बेनिफिट देंगे, तो मैं 10 साल में ही खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। मैं मैचिंग कंसेप्ट लगाऊंगा। अगर 11वीं पास हो, मैचिंग कंसेप्ट करता था, कहता था मैच योर एक्सपेंसेस विद योर लॉसेस, मैच योर लॉसेस विद योर प्रॉफिट्स। मतलब मैच करो अपने रेवेन्यू को खर्चों के साथ और खर्चों को रेवेन्यू के साथ। आपने लोगों का 10 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है, मैं तो 10 ही साल में खर्चा दिखाऊंगा। 80,000 रुपये मुझे हर साल दिखाने, तो लॉ ने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है, तू 80,000 रुपये साल दिखा। जब आप 80,000 रुपये साल दिखाओगे तो पहले साल तो आपने 80,000 का खर्चा SPL में दिखाया, तो 7,20,000 कहाँ दिखाया? खर्चा तो किया ही बात सर, यहाँ दिखाया। अगले साल फिर यहाँ से 80 उड़ कर जाएंगे, यहाँ 640 रह जाएंगे। अगले साल फिर 80, 560 करते करते 0 हो जाएगा 10 साल बाद। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। अब मैं एक आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये काम की बात है, बिल्कुल सुनना। किसी टाइम पर ना जब मैं पढ़ता था बेटा, तो मेरे टाइम पे तो ऐसा होता था यहीं पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड किए जाते थे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और शेयर इशू एक्सपेंसेस में एक अंतर होता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस मतलब शेयर इशू करने से रिलेटेड खर्चे, प्रीलिम खर्चे होते हैं कंपनी बनाने से रिलेटेड। बेटा
मेरे टाइम में क्या होता था, लॉ परमिट करता था प्रीलिमिनरी खर्चों को 5 साल में दिखाओ। बेटा कई लोग पब्लिक कंपनी बनाने में 2-2 3-3 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, और एकदम 2-3 करोड़ रुपए एसपीएल में डालोगे तो लॉस तो आएगा ही। फिर कौन शेयर होल्डर इन्वेस्ट करना चाहेगा लॉस मेकिंग कंपनी में? तो हम लॉ को कहते थे भाई ये बहुत मोटा खर्चा है, 5 सालों में राइट ऑफ करने दे, और लॉ हमें परमिट करता था 5 सालों में दिखाओ। मान लो मैंने पहले साल दिखाया 60 लाख, तो 2 करोड़ 40 यहाँ पड़ा है, फिर दिखाया 60 लाख, 1 80 यहाँ पड़ा है, ऐसे करके 5 सालों में ख़त्म करते थे। पर बेटा 2 से 3 साल पहले अमेंडमेंट हुई जिसने अब कहना शुरू कर दिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ही बारी में एसपीएल में जाएंगे। तो यहाँ प्रीलिमिनरी कोई एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल आज की तारीख में नहीं है। समझ में आती है बात? क्लियर है बात? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय। हाय कितने थक गए।